नमस्कार, बडिंग बज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ स्वेजल कामले। नमस्ते, मैं विश्वजीत कुमार। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टीआरपी स्कैम मामले में मुंबई पुलिस का प्रहार, रिपब्लिक टीवी पर लगाया टीआरपी चोरी का आरोप। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया आरए मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट रद्द करने का आदेश, दूसरे स्थान पर बनेगा नया शेड। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन फोकस इंडो पैसिफिक में चीन की दबंगई पर लगाम। पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत, बोले आसानी से मिल सकेगा बैंकों से कर्ज। रिलायंस रिटेल की डील पर अमेजोन ने उठाए सवाल, फ्यूचर ग्रुप को भेजा लीगल नोटिस। कई दिनों से मीडिया और लोगों के बीच टीआरपी स्कैम की खबरें घूम रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम का आरोप किस पे लगाया है। हमारे संवाददाता विश्वजीत हमारे साथ है। विश्वजीत, क्या है ये खबर? जी स्वजल, मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि उसने टीआरपी स्कैम करने वाले कुछ चैनलों का भांडाफोड़ किया है, जिसमें फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा और रिपब्लिक टीवी है। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खास तौर पर रिपब्लिक टीवी पर आरोप लगाया है कि उसने अहम भूमिका निभाई है इस फ्रॉड में। लेकिन रिपब्लिक टीवी ने इस बात को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया है और उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर मानहानि का केस दर्ज करने की बात कही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिरकार टीआरपी होता क्या है और इससे चैनलों को फ़ायदा होता कैसे है। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स, मतलब किस चैनल की कितनी लोकप्रियता है, कौन सा चैनल कितना पॉपुलर है, इस बात का जो तय जो है ये टीआरपी से होता है। और जिसकी टीआरपी ज़्यादा होती है उसे ज़्यादा विज्ञापन मिलता है, और जिसको ज़्यादा विज्ञापन मिलेगा मतलब कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। टीआरपी मापने का काम जो है बीएआरसी नामक संस्था करती है। लेकिन पूरे देश में तकरीबन 19.5 करोड़ से ज़्यादा टीवी सेट्स हैं, इसलिए इसे मापना आसान नहीं है। इसलिए इस सैम्पलिंग का सहारा लिया जाता है। बीएआरसी अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी जगह पर बैरोमीटर नामक यंत्र लगाती है और इससे वो टीआरपी मापती है और साप्ताहिक रूप से उसे प्रदर्शित करती है। लेकिन मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि मुंबई में जो है बैरोमीटर लगाने का काम हंसा ने किया था, और हंसा के पुराने वर्कर्स जो हैं घर घर जाकर जहाँ जहाँ बैरोमीटर लगे हुए थे वहाँ जाकर वो कहते थे कि आप जो है फलाना चैनल को चलाकर रखिए, किसी विशेष चैनल को चलाकर रखिए और इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन तत्काल बीएआरसी ने टीआरपी मापने का काम जो है स्थगित कर दिया है और इसे 3 महीने तक तकरीबन बंद कर दिया, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विवादों में रहे आरए मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। अब इसे कांजूर मार्ग पर बनाया जाएगा। हमारे संवाददाता मंजूषा हमारे साथ है। मंजूषा, क्या है ये आदेश? हा विश्वजित, आरेतील जंगलाची व्याप्ती आता 600 वरून 800 एकरवर करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे। त्याचप्रमाणे आरेतील मेट्रो कार शेड हे आता कांजूर मार्गाला हलवणार असल्याचंही समजतंय। मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर लगेचच कारशेडच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे। मुंबईतील आरे कॉलनीतील जी कारशेड होती त्यावरून जो वाद निर्माण होत होता तो आता संपुष्टात आणण्यासाठी कांजूर येथे विक्रोळीमधील डम्पिंग ग्राउंडच्या शेजारी ही कारशेड उभारण्यात येणार असल्याचं समजतंय। मुंबईशी आरे जंगलचं जे अस्तित्व होतं ते अबाधित राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं समजते व या जमिनीसाठी कोणत्याही प्रकारचा जनतेचा पैसा खर्च केला जाणार नाही हे सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय व या जमिनीसाठी कोणताही पैसा लागणार नाही हा निर्णय पर्यावरण मंत्री, महसूल मंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी घेतलेला आहे। तसेच मेट्रो कारशेडवरून फडणवीसांचं आधीच या कारशेडला नकार होता त्यावरून त्यांनी ट्विटही केलं होतं। आता मात्र ठाकरे मुंबईकरांचा विश्वासघात करत आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। व तसेच उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी असं म्हटलंय की काही नेत्यांना मात्र चांगल्या निर्णयावर टीका करण्याची सवयच असते असं त्यांनी म्हटलंय। तर दुसरीकडे हा प्रकल्प 5 वर्ष रेंगाळणार व जनतेची फसवणूक बंद करा असं किरीट सोमय्या यांनी म्हटलेलं आहे। तसेच मेट्रो कारशेड हे मुंबईकरांचं दिशाभूल करणारं आहे व यामध्ये जनतेचंच फार मोठं नुकसान होणार आहे असं अतुल भातकुळकर यांनी म्हटलेलं आहे। तसेच मेट्रो कारशेडसाठी कांजूर मार्गाचा निवड का असा प्रश्न आशिष शेलार यांनी केलेला आहे व यासारख्या अनेक प्रश्नांचा भडीमार सुद्धा मुख्यमंत्र्यांवर केलेला आहे। आता पाहायचं हेच आहे की मुख्यमंत्री यावर काय प्रतिक्रिया देत आहेत।
इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का गैरकानूनी बर्ताव बढ़ते ही जा रहा है। चीन अपने सैन्य क्षमता में लगा हुआ है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता हमाद से। हमाद, क्या इसका विरोध बस भारत ही करेगा या अन्य देश भी? China's rise to being a global superpower was not an overnight success. It all started in the 1970s when then US President Richard Nixon decided to support the People's Republic of China over Taiwan. China's rise has always been a major concern for most countries. In 2007, then Prime Minister of Japan Shinzo Abe and US Vice President Dick Cheney decided to form Quad, which is an informal strategic group which was meant to keep check on China. The members of the Quad are India, Australia, Japan, and the United States. The seriousness of this Quad meeting can be pointed out how it was held physically instead of virtually. Newly elected Japan Prime Minister Yoshihide Suga also pointed out how China's economic aggression can just be as bad as its militaristic aggression. Among the other issues which were discussed were China's aggression towards India in Ladakh, China's actions in the South China Sea, and of course China's stand over Taiwan. Along with these four Quad members, it's also very clear that Russia is very concerned with China. China has made inroads into Azerbaijan, Armenia, and Belarus, which were former Soviet countries and strong Russian allies. However, now, with Chinese interference and significant investments into them, it's called into question the order there. Along with this, China also questions Russia's supplying of the S-400 missile systems to India. At the same time, China were asking for the latest S-500 missile systems from Russia. Scott Morrison, the Prime Minister of Australia, pointed out how succumbing to Chinese pressure is not an option anymore. Hence, it will not be a surprise to see India also inviting Australia for the Malabar naval exercise, which will be held next month. Whatever the consequences may be for China, they only have themselves to blame. ग्रामीणों के संपत्ति के अधिकार को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में भूमि और घर का स्वामित्व एक बड़ी जिम्मेदारी निभाती है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने? हमारे संवाददाता अमीषा से सुनिए। अमीषा। Yes, Prime Minister Narendra Modi on Sunday launched Swamitva Yojana scheme via video conferencing. Swamitva Yojana aims to create property ownership record of land in villages, especially to empower rural population by providing them official document confirming their ownership of land. In several villages, especially in rural areas, owners do not have proper document which can confirm their ownership. So this Yojana aims to bridge the gap by providing them their ownership rights. Around 1 lakh property holders can download the property card via SMS link sent on their mobile phones. With respective to that, physical distribution of property card will take place by respective state governments. Drone technology will be used as a modern method to record the land by proper counting. Also, from 763 villages, the beneficiaries across 6 states. Prime Minister Narendra Modi in the conference said that it is a move to transform rural India. So for this, we will have to wait and watch that this Yojana helps or not. रिटेल कंपनी अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स को लीगल नोटिस भेजा है और आरोप लगाया है कि रिलायंस कंपनी के साथ इनका डील हुआ है, उससे नॉन कम्पीट कॉन्ट्रैक्ट के नियमों का भंग हुआ है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता पलाशी से कि पलाशी, आखिर क्यों अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को लीगल नोटिस भेजा है? The richest man of India has found himself in the crosshairs of the richest man of the world. When Reliance Retail bought Future Retail, it made headlines. What is the other thing that is making headlines is that Amazon has filed a case against this deal. To understand why Amazon is filing a case against this deal, we'll have to rewind a bit. We all know that in August this year, Reliance Retail bought Future Group. And when I say Future Group, I mean Big Bazaar and Big Bazaar Fashion for around 24,000 crore rupees. So what looked like a booming business of Big Bazaar was actually under piles of debt. Big Bazaar and actually Future Group had a debt of around 12,989 crores. For the same debt,
they went into a deal with Amazon last year. Under this deal, Amazon bought 49% stake in Future Coupons. Future Coupons is the promoter group of Future Retail, and this deal was made for around 2000 crore rupees. Now, under this deal, Amazon would display the products of Big Bazaar on its online marketplace, and in return, when an order will be placed, Big Bazaar would deliver that order under 2 hours. And this would have been really easy for Big Bazaar because they have more than 1500 stores pan India. Under this deal, Amazon also got a call option. This call option gave them the power to exercise a deal wherein they could buy parts or the whole of Future Retail in 3 to 10 years after signing the deal. See, I mentioned 3 to 10 years, and this deal was signed just 1 year later. So, under this deal, Amazon says that they should have been given at least an intimation that the Future Group is planning to sell Future Retail. And it also violates the non-compete that they signed along with the first right to refusal pact. According to Future Group, they do not have such power. They just say that Future Coupons was a promoter and Big Bazaar and Big Bazaar Fashion were just assets. They have only sold the assets and not the company. They both plan to solve this issue amicably through mediation or arbitration. Amazon has already approached Singapore International Arbitration Center. Now, this arbitration center would solve the issue amicably. For even the deal between Future Group and Reliance, they'll have to take the permission of SEBI, the Competition Commission of India, NCLT, and they will also need the minority shareholders to sign a no objection form. कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गुजरात सरकार ने नवरात्रि पर्व के दौरान होने वाले गरबा कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। गौरतलब हो कि 9 दिवसीय नवरात्रि का पर्व इस बार 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता कंचन हमारे साथ है। कंचन, क्या आदेश जारी किए सरकार ने? Navratri without Garba, it doesn't sound interesting, right? Of course it is not. When we hear the word Navratri, first thing that comes in our mind, that is Gujarat and their Garba. Unfortunately, this year we can't celebrate Navratri as we used to because of COVID situation in our country. Gujarat government on October 9 announced the standard operating procedure for upcoming festival, which include Navratri, which begins on October 17, which is today. Accordingly, commercial and traditional street Garba are totally banned in the state owing to COVID-19. This will be for the first time in the recent history of Gujarat that there will be no Garba. Garba, an essential element and which is branded as longest dance festival in the world by the government. Government has banned Garba totally but has allowed non-contact worship of the goddess, which means one can worship the goddess but touching the idols and distributing the prasad are totally banned. A maximum number of 200 people can participate in this worship, and this can be practiced up to 1 hour with the permission of local authorities. Garba is known to be an important part of celebrations in Gujarat, so one cannot imagine how the forthcoming celebration will be without Garba. Back to you. लॉकडाउन के कारण देश में बाल तस्करी एवं जबरन विवाह के काफी बड़े मामले सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता शशांक से। शशांक, आंकड़े क्या कहते हैं इस पर? Yes, Vijal, the lockdown resulted in an absolute halt of movement and the economy is at an all-time low right now. But the cases that saw a surprising rise was the cases of child abuse, be it child trafficking, forced marriages or forced labor. All of them saw an increase. The cases of child marriage between March and August
seem to have risen by 10,000. There were reported 10,000 cases of child marriages during the lockdown. According to the data accessed by the Indian Express, the distress call on the helpline number of children and women 1098, there were 1.92 lakh interventions during this period, as compared to 1.70 lakh during the previous year. The helpline also noticed there were 27 lakh distress calls, which is still less than the previous year, but it was still surprising to have these many calls during the lockdown period when everything was on a halt. Although the government guidelines mandated that 50% of the police district in each state or the union territory have to have anti-human trafficking units, but several key states including UP, Maharashtra have fallen short. Cases from all over the country present this brutal reality to us, and the state governments aren't doing enough about it. Thank you. कोरोना के कारण कई देशों में लॉकडाउन जारी है और कई देशों में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर ये आ रही है कि वातावरण में सुधार देखा गया। हमारे संवाददाता स्वेजल हमारे साथ है। स्वेजल, क्या है ये खबर? कोविड-19 जहाँ एक और दुनिया भर में कई चुनौतियां पैदा कर रही है, उसी के दूसरे तरफ लॉकडाउन जारी होने के बाद एनवायरनमेंट में इसका एक अच्छा इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। WHO के हिसाब से गाड़ियों, फैक्ट्रियों से निकलने वाली टॉक्सिक गैस मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण अस्थमा जैसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। पर लॉकडाउन के चलते गाड़ियां सड़कों पर कम चल रही है, फैक्ट्रीज बंद है, जिसके कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरावटें आई है। इससे हमें ये पता चलता है कि एयर पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट पर कितना भारी इफेक्ट करता है। न केवल हवा, तो यमुना और गंगा जैसी नदियाँ भी अभी साफ हो रही है। इंडस्ट्रियल वेस्ट बंद होने के कारण नदियों के पानी के क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। हम सबको ये पता है कि क्लाइमेट चेंज के पीछे कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है कार्बन डाइऑक्साइड में, जहां अप्रॉक्सीमेटली 7% से कार्बन डाइऑक्साइड गिर चुका है। बात करें इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे कई बड़े शहरों में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जहां लोग साफ और नीला आसमान देख पा रहे हैं। इंडिया में ही नहीं तो यूके, यूरोप जैसी देशों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि वर्ल्ड फेमस चाइना वॉल भी अभी लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। हमेशा पोल्यूटेड रहने वाला पेरिस भी अभी स्वच्छ हो गया है और पेरिस टावर भी लोग साफ साफ देख पा रहे हैं। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो बढ़ते टेम्परेचर के कारण कश्मीर में न केवल ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, बल्कि वहाँ अब सर्दियों के मौसम में बारिश का माहौल बन गया है। लगभग 12,243 ग्लेशियर्स की फ़ोटो के साथ जांच की है, जहां ये पता ये चल रहा है कि ग्लेशियर्स तेज़ी से 35 सेंटीमीटर से घट रहे हैं। बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ और जानवरों पर भी इसका भारी इफेक्ट पड़ा है। जहाँ सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ जानवर, आमतौर पर ना देखने वाले जानवर भी सड़कों पर आए हैं क्योंकि सड़कें खाली है। ये देखना ज़रूरी रहेगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। आईपीएल इंडिया का एक सबसे बड़ा खेले जाने वाला टूर्नामेंट है, जहां कई बड़े प्लेयर्स का समावेश रहता है, न केवल बैटिंग। बात करें बॉलर्स की, तो आईपीएल 2020 के बॉलर्स द्वारा हमें ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने मिल रहा है। आइए जानते हैं हमारी संवाददाता अश्विनी से। अश्विनी, क्या कुछ है अपडेट्स? Yes, Vijay. Though the outstanding innings of Rohit Sharma and the top knocks from Virat Kohli, AB, the heroics of Rahul Tewatia and the super impressive form of KL Rahul and Mayank Agarwal are definitely a treat to all the cricket onlookers, but this is not just the story of IPL 2020. The bowlers have garnered the audacity of this tournament. Though at the start of the season we all knew that more runs would be scored in Sharjah than the other two venues, but it would happen to this extent, we had no idea about it. Hitting a 6 over the covers is probably a difficult shot to play, but when that is done with relative ease, you know there's very little a bowler can do.
Well, along with the economy rate of the tournament, the other economy rate that is to be considered is the economy rate of the bowlers. RCB's spinner Washington Sundar, Sunrisers Hyderabad's leg break bowler Rashid Khan, the all-rounder of DC Akshar Patel, an experienced spinner Ashwin, and Jofra Archer, that is the pacer of Rajasthan Royals, are some of the bowlers who have maintained very decent and good economy rate throughout this tournament. Well, the spell of Kagiso Rabada in the first super over of this season was a sheer display of his flair as he just grabbed the victory for DC. The youngsters who were in the limelight in the initial 2 weeks of the tournament were Rahul Chahar of Mumbai Indians, Ravi Bishnoi of Kings XI Punjab, Shivam Mavi of KKR and Dubey of RCB. Well, in the beginning of the tournament, winning the toss and opting to bowl first was pretty much the story. But when the players started to understand the pitch better, now every captain after winning the toss wants to bat first, put a decent total on the board and then go on defend it. And there comes the role of the bowlers who wish to arm their talent better. Well, the race for the purple cap is tight. The air is definitely tight there with 3 fast bowlers, Jasprit Bumrah, Trent Bolt and Kagiso Rabada. And with the likes of Yuzvendra Chahal and Rashid Khan, the spinners are also in the race. When almost 1 month into the Indian Premier League, and we have already lived quite a few moments of frenzy and a lot more still awaits us. This frenetic format of the game has a lot to serve to you, not just from the batters but the bowlers too. सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेपोटिज्म, ड्रग्स जैसे मामलों के बाद अब इसका प्रभाव बॉलीवुड से मीडिया तक आ गया है। हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, क्या है यह खबर, विस्तार से बताएं। जी विश्वजीत, बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के बाद से ही बहुत सारा मुद्दा उठा और जिसमें एक मुद्दा ड्रग्स का भी उठा। इसके बाद से ही बॉलीवुड के बारे में बहुत सारी चीजें दर्शकों तक पहुंचने लगी और ड्रग्स के मामले में आपको बताते चले, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह जैसे बड़े बड़े स्टार्स का नाम शामिल था। इसके बाद से ही बॉलीवुड के खिलाफ बहुत सारी बातें आने लगी, जिसको लेकर पिछले सोमवार को द प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसके मेंबर्स बहुत बड़े बड़े स्टार्स और प्रोड्यूसर्स हैं जैसे अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन और भी तमाम स्टार्स और प्रोड्यूसर्स, इनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया उन तमाम मीडिया हाउसेज, उन तमाम न्यूज चैनल्सों के खिलाफ जो कि इस न्यूज को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करके पेश कर रहे थे, जिसमें रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी और प्रदीप भंडारी का नाम शामिल है और वहीं टाइम्स नाउ के राहुल शिवशंकर और नविका कुमार का भी नाम शामिल है इस केस में। लेकिन द प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एक मेंबर, जिनका नाम स्क्रीवाला है, जिसके प्रोडक्शन हाउस ही कंगना रनौत की अगली मूवी तेजस को प्रोड्यूस कर रही है, इनका नाम इस केस से मिसिंग है। और कंगना रनौत ही वो स्टार है जो कि कुछ महीने पहले नेपोटिज्म का डिबेट उठाई थी, नेपोटिज्म का मामला उठाई थी, जिसके बाद इसका प्रभाव भी देखा गया। सड़क 2 मूवी, जिसकी अभिनेत्री आलिया भट्ट थी, उस मूवी को काफी ज्यादा नापसंद किया गया दर्शकों के द्वारा और इस मूवी के ट्रेलर को यूट्यूब पे अब तक 13 मिलियन मतलब 1,30,00,000 डिसलाइक्स मिल चुके हैं यूट्यूब पे, जिसके बाद यह मूवी का ट्रेलर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला दूसरे नंबर पे वीडियो बन चुका है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 1.1 रेटिंग दी गई है 10 में से, जिसके बाद यह मूवी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कम रेटिंग पाने वाला मूवी बन चुका है IMDb पे। और वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत की मूवी दिल बेचारा की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.9 है 10 में से, जो कि काफी अच्छा है और इसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया है। और अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट मूवी डेटाबेस, जिसके जरिए कोई भी दर्शक किसी भी मूवी को पसंद नापसंद कर अपनी रेटिंग दे सकता है। जय विश्वजीत। आज के लिए इतना ही। नए खबरों को लेकर फिर आएंगे आपके साथ। धन्यवाद।